हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं आपका अपना ध्रुव सोनी आपका अपना यूट्यूब क्लास ध्रुव केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने लेक्चर नंबर 1 को पढ़ लिया है पूरा। जिसमें लेक्चर नंबर 1 में मोलरता, मोलेंस और सभी सांद्रता की इकाइयां जितनी भी होती हैं उन सभी के बारे में पढ़ लिया है। बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है, एग्जाम्पल के साथ पढ़ा है। तो दोस्तों, आज इसी प्रकार जिस प्रकार से हमने लेक्चर नंबर 1 को पढ़ा है उसी प्रकार से लेक्चर नंबर हम 2 को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है वाष्प दाब, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में वेपर प्रेशर। राउल्ट का नियम, जो तो एक लॉ होता है। एक राउल्ट एक वैज्ञानिक थे, है ना। तो उन्होंने एक नियम दिया था, उन्हीं के नाम के आधार पर वह लॉ का नाम रख दिया गया, जिसे हम लोग आज बोलते हैं राउल्ट का नियम। फिर पढ़ेंगे राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन। विलयन क्या है? आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, जिसे बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ये वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। अभी जिसे इसने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डली हुई है, जल्दी से लिंक पे जाएं और जल्दी से लेक्चर नंबर 1 को देखें। तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आएगी, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो लेक्चर नंबर 1 से लिया गया है, वो कॉन्सेप्ट राउल्ट के नियम पे लगेगा। तो दोस्तों, सभी लोग जल्दी से जल्दी जाओ और उस वीडियो को देखो। हो सके तो अभी देख लो, नहीं तो ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को जाना है, क्योंकि अगर आप उस वीडियो पे जाओगे तो बहुत ही दोबारा देखोगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। टाइटल में देख गया क्या पढ़ना है और मैंने बता भी दिया है। तो दोस्तों, सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ। सभी को जो मैं लिखूंगा वह चीज़ तो लिखना ही है, और बड़े अच्छे से लिखना है। यही आपके नोट्स है, मैं हर बार यही बोलता हूँ। आप लिखोगे तो नोट्स सबसे बेस्ट बनेंगे। अगर मैं पीडीएफ फाइल दूंगा, वो मेरे नोट्स होंगे, हैंड रिटन नोट, वो आपको मेरे अकॉर्डिंग शायद कम समझ में आए। हर किसी की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है लिखने की, हर एक किसी को अपने अपने लिखने का तरीका होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग जो लिखोगे वो अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, अपनी हुई लिखी हुई चीज बहुत ही जल्दी समझ में आती है। तो उसी प्रकार आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 को पढ़ते हैं। वाष्प दाब के बारे में पढ़ेंगे, राउल्ट के नियम के बारे में पढ़ेंगे, और आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अगर टाइम मिलता है तो पराशर दाब के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर नहीं मिलता है टाइम, वीडियो लंबी हो जाती है, अगर वीडियो लंबी जाती है तो हम लोग अगली वीडियो में अगले लेक्चर नंबर 3 में पराशर के बारे में पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, सभी लोग हेडिंग डालते हैं वाष्प दाब। दोस्तों, हम समझते हैं वाष्प दाब के बारे में क्या होता है। स्थिर विलयन या द्रव की सतह पर उपस्थित अणुओं के द्वारा वाष्प में परिवर्तन होने के लिए लगाए जाने वाला दाब को वाष्प दाब कहते हैं। इसका मतलब क्या हो? स्थिर होना चाहिए, कोई चीज हमारी स्थिर हो। प्लास्टिक की बोतल नहीं ले सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि प्लास्टिक की बोतल का जो आयतन है वो ऐसे यहाँ से दाबेंगे ना, तो उसका जो सतह है वो हिलेगी। तो हमने क्या कहा, स्थिर जब होगा तभी ये आपको देख पाएगा वाष्प दाब कैसा होता है। हम इसे प्रैक्टिकल की सहायता से समझते हैं, बहुत ही समझते हैं, बहुत ही प्यार समझेंगे कि वाष्प दाब होता है क्या। आप लोगों ने बहुत बार देखा, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे होगे कि वाष्प दाब क्या होता है। जैसे कि हमारी एक बोतल है, लेकिन ये बोतल मेरे काम की नहीं है। क्यों? ये कांच की नहीं है। कांच की में क्या होता है, आप कितना भी दाबो, आप उसका जो अंदर की सतह है वो उसका आयतन नहीं बढ़ा सकते, वॉल्यूम नहीं बटेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो हमें स्थिर चाहिए। जब ये एकदम स्थिर हो जाएगी आपकी, तो इसकी जो सतह है, यही सतह है ना, आपको बोतल दिखा दी स्थिर है। अब हम सतह को दिखाते हैं कैसे। जैसे कि मैंने माना ये अपनी एक बोतल है, ये बोतल है, इसकी ये सतह है, इसमें लगा है कॉर्क, ढक्कन। तो स्थिर विलयन या द्रव की सतह, ये मेरी एक स्थिर विलयन है। आप कुछ भी ले सकते हो, विलयन ले सकते हो या द्रव ले सकते हो, बट लिक्विड हो, और गैस में भी और ठोस में। वो हम अभी लिक्विड समझते हैं, इसका ठोस का भी होता है। कैसे पता करेंगे ठोस और लिक्विड को? तो स्थिर यहाँ पे है, तो इसकी अणुएं एक नीचे से बल लगाती हैं, एक बल लगाती हैं, अणुएं मुक्त होती हैं। कि अणुएं जो होती हैं, समझ रहे हो मेरे भाई, यहाँ पे जो अणु हैं वो अपनी मुक्त होती हैं। जो मुक्त होती हैं, ऊपर लगा हुआ है ढक्कन, तो वो जा नहीं सकती। जब जा नहीं सकती तो इसमें जो
गैस भरी हुई है, कोई गैस है अपने वातावरण में, मैंने लिया इस बोतल को, मैंने इसे खोला, एक आवाज आती है खोलते समय, फिसीना आती है ना, वही जो गैस है, अपने इसे खोलते वक्त तो आवाज आती है फिस। तो खोलने के बाद जो गैस हुई है, वो जो अणु है, ये गैस के साथ संगठित हो जाती हैं, संगुणित हो जाती हैं, ये ये अणुएं संगुणित हो जाती हैं, आई मीन्स संगुणित हो जाती हैं, संगुणित हो जाती हैं। जब ये संगुणित हो जाती हैं तो उतनी ही स्पीड से जो लिक्विड बना वो बहने लगता है नीचे, इसकी परत में बहने लगता है। आपने देखा हो कोई बोतल रखी हुई है, आप स्थिर, कांच की बोतल है या प्लास्टिक, स्थिर हो, लेकिन उसमें एक कंडीशन लग रही है स्थिर, मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा है स्थिर रखिए। आप कहीं रख दो कुछ दिनों तक ढक्कन बंद करके, तो उसमें ऊपर ऊपर पानी जमने लगता है। पानी धूप में रखोगे तो उसमें हल्का हल्का पसीना टाइप का नहीं होता जैसे अपने स्किन से निकलता है, वो ऊपर जो खाली स्थान है जहाँ पे पानी नहीं है, अपना विलय नहीं, यहाँ पे विलायक नहीं है या विलय नहीं है द्रव, तो वहां पे हल्का हल्का निकलने लगता है पानी सा। तो वही जो दाब है, अणुएं मुक्त होती हैं, उसी के कारण जो नीचे से दाब लगता है अणुएं मुक्त करने में स्थिर सतह से, तो उसी दाब को बोलते हैं वाष्प दाब। तो नहीं समझ रहे, जैसे कि ये सतह है, फिर समझते हैं। जब तक समझोगे नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, ये बात की मेरी गारंटी है। जब तक आप समझोगे तब तक मैं समझाऊंगा। तो ये बोतल है, यहां से अणुएं मुक्त हो रही हैं, तो यहाँ से जो पानी निकलता है, संगुणित हो जाती है हवा के कारण, वायु में या गैस के कारण, जो जो कुछ भी हो इसमें, तो यही जो दाब लगता है अणुएं मुक्त करने में, मतलब स्थिर सतह से स्थिर विलयन या स्थिर द्रव में की सतह से जो अणुएं मुक्त होती हैं, उस मुक्त करने में जो दाब लगता है, उसी को बोलते हैं वाष्प दाब। ये तो आपको दिख जाएगा, लेकिन दिखेगा कब नहीं। सपोज डेट यहाँ पे तो ढक्कन लगा था, अब यहीं से ये ढक्कन को हटा दे रहे हैं, जब मैंने हटा दिया तो कुछ लिक्विड जो मुक्त हो रही हैं अणुएं, तो ये हवा में वातावरण में फैल जाएंगे। आप देखते हैं कोई बोतल लो, उसमें जल भर दो या फिर अपना कोई लिक्विड भर दो, तो जो लिक्विड है कुछ दिनों के बाद बोतल कम हो जाती है, आई मीन्स बोतल में जो जल है लिक्विड है वो कम हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो अणुएं मुक्त हो रही हैं वाष्प दाब के कारण, जो नीचे से दाब लग रहा है, आई मीन्स प्रेशर लग रहा है, उसी वे दाब के कारण वे बाहर निकल जाती हैं और अणुएं वातावरण में चली जाती हैं। जब अणुएं वातावरण में चली जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ का जो द्रव है वो धीरे 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 कम होता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे बिल्कुल द्रव खत्म हो जाता है। अब ये कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको पता है कि जो H2 होता है, आई मीन्स मैंने इस जल को उदाहरण लिया है, एग्जाम्पल में जल, तो अणुओं से ही तो मिलकर बना होता है। अणुएं हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल है, इससे ही तो मिलकर बना होता है जल। आई मीन सभी चीज इसी से, लिक्विड जितनी भी चीजें होती हैं सब अणु से मिलकर बनी होती हैं, अणु परमाणु से मिलकर बनी होती हैं। तो वही बोल रहा है, नीचे से जो दाब लगता है अणुएं मुक्त होती हैं, वही अणुएं वायु की उपस्थिति में आकर संगुणित हो जाती हैं। जिस अगर ढक्कन लगा है तो, कैप लगा है तो किनारे किनारे रेसे से दिखते हैं जल के, वही मतलब उतनी ही गति से करती रहती हैं गतियां। तो जो ये चीज दिख रही है, तो इससे हम पता लगाते हैं कि वाष्प दाब यही चीज होती है। तो इसका कारण क्या हुआ, इस स्थिर सतह पर द्रव से हुई मुक्त अणुएं, द्रव से हुई मुक्त अणुएं, जो मुक्त अणुएं होती हैं उसमें एक दाब लगता है, उसी को बोलते हैं वाष्प दाब। तो समझते हैं दोस्तों, ये चीज मैंने समझ ली है। अब इसको डेफिनेशन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। स्थिर विलयन पे या द्रव की सतह पर उपस्थित, स्थिर विलयन या द्रव की सतह पर उपस्थित अणुओं के द्वारा वाष्प में परिवर्तन होने के लिए लगाए जाने वाले दाब को वाष्प दाब कहते हैं। मतलब जो चीज यहाँ पे अणुएं हैं वो वाष्प में परिवर्तन होना चाहती हैं। वाष्प में परिवर्तन कब होंगी? जब वह सतह से उठेगी। जब वो सतह पर उठेंगी तो उसमें एक प्रेशर लगेगा, जिसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, आई मीन्स वाष्प दाब। अब ये पता कैसे लगाएंगे? दो, वे सभी पदार्थ जो गैसीय अवस्था में होता है या होते हैं, उनका वाष्प दाब 1 atm से ज्यादा होता है, जिसका वाष्प दाब
वेपर प्रेशर 1 एटीएम से ज्यादा होगा तो वो कौन सी होगी? गैस ही होगी, गैस। और जिसका एटीएम से कम होगा तथा कठोर तथा द्रव का वाष्प दाब 1 एटीएम से कम होता है तो कैसी होगी? सॉलिड होगी। एंड लिक्विड, लिक्विड होंगी। समझ रहे हो दोस्तों? मतलब मेरे भाइयों, गैस कैसे होगी? 1 एटीएम से ज्यादा होगा। अगर उसमें वेपर प्रेशर देखना है तो 1 एटीएम से ज्यादा मिलेगा। अगर सॉलिड और लिक्विड देखना है तो 1 एटीएम से कम मिलेगा। दोस्तों मैं समझ गया हूँ वाष्प दाब को। मुझे पता है बहुत ही प्यार से आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया होगा। अभी तक दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मैं क्या मांगता हूँ, और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को एक सब्सक्राइब चाहिए। बस मेरे को आपका एक सब्सक्राइब चाहिए। और कमेंट में करो दोस्तों, अगर वीडियो आ गई है समझ में तो जल्दी से कमेंट करो ये वीडियो कैसी है। तो दोस्तों मैंने इस चीज को समझ लिया, इसको जल्दी से नोट कर लो। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने वाष्प दाब को तो पढ़ लिया, वेपर प्रेशर को पढ़ लिया। अब उसको इफेक्ट पढ़ते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक जिसे हम बोलते हैं इफेक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं एक कारक को इफेक्ट। तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं, जो इसे अलग बनाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं कारक। सबसे पहला नंबर आता है ताप, या हम बोल सकते हैं तापमान। तापमान, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर आता है ताप। ये फिर दूसरा नंबर आता है अवाष्पशील विलेय। ये क्या होता है? अवाष्पशील विलेय। जैसा कि हमने सुना है, इन आई मीन जैसे कि हमने पढ़ा भी है, सुना तो बहुत दूर की बात है, अभी हाल ही पढ़ा है। वाष्पशील मतलब वाष्प दाब। तो वाष्प दाब का मतलब हम समझते हैं वाष्प दाब। तो इस दाब को तो अलग हटा दो, हटाओ इसे, पहले हटाओ इसे दूर हट। अब पढ़ते हैं वाष्प। वाष्प का मतलब होता है किसी चीज का गैस में परिवर्तित होना, या मीन ठोस हो या फिर वो लिक्विड हो। वाष्प मतलब किस चीज को उड़ना, ठीक है। तो वाष्प सील का मतलब आ नहीं, आ माने नहीं, आ माने नहीं। वाष्प का मतलब उड़ना, मतलब नहीं उड़ना। सील उस चीज को, विलेय में, विलेय मतलब लिक्विड। इसे हमने पहले लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है। विलेय और विलायक को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। और उसके मूल प्रवाह है, मूल भिन्न है, मूल अंश है, ये चीज तो एक ही है। मूल प्रवाह, मूल अंश, मूल भिन्न और मूलरता, और उसकी जितनी भी सांद्रता है, सांद्रता को नापने की इकाइयां हैं, उन सभी के बारे में पढ़ लिया है। तो हमने इसका मतलब क्या हो? अवाष्पशील विलेय, नहीं उड़ने वाला, नहीं उड़ना, उड़ना नहीं, ठीक है, उड़ना नहीं है। तो उसी का मतलब वो अवाष्पशील विलेय और ताप। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं ताप। ताप के बारे में जानते हैं, फिर अवाष्पशील विलेय के बारे में जानते हैं। ताप का मतलब क्या होता है? मतलब कोई लिक्विड है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, जैसे ये बोतल है, तो बोतल में जो सतह से अणुएं जा रहे थे, अणुएं यहां से जा रहे थे, वो किस कारण जा रहे थे? वाष्प दाब के कारण। वाष्प दाब क्या था? अणुओं को मुक्त करने में जो प्रेशर लगता है स्थिर विलयन में, स्थिर विलयन में, स्थिर विलयन की सतह से अणुएं जो मुक्त होती हैं, उनमें जो प्रेशर लगता है, उनमें यहां से जो अणुएं थी, तो जो प्रेशर लगता है मुक्त होने के लिए, उस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। हिंदी में बोलते हैं वाष्प दाब। तो जो मुक्त हो रहे थे अणुएं वाष्प दाब, उसका ताप से क्या इफेक्ट है? बहुत कुछ इफेक्ट है भाई मेरे। क्या इफेक्ट है यही तो बता, पूछना है और यही मेरे को बताना है। तो ये बात है, यहाँ पे माना ये फिर अणुएं हैं, सतह है ये। तो जब हम इसको ऊर्जा देंगे, आई मीन्स ताप देंगे, तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। आई मीन्स मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक ये पे यहाँ पे खड़ा है, एक ये है, एक ये तो बड़े आराम से खड़े हैं दो लोग। एक मैं यहाँ पे हूँ, जब हमने बीच में आग लगी, मेरे और आपके बीच में आग नहीं लगनी चाहिए। अगर आग लग गई तो बहुत बुरा होगा भाई मेरे साथ। आप लोग मेरे को देखोगे नहीं, यही हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी आग नहीं लगाना है, बुझाना है उसे, पास आना है।
तो जब हम और आपके बीच में आग लगी तो और आप एकदम दूर हुए, एकदम दूर हुए, तो हम लोग तो लिक्विड है नहीं, हम लोग तो अणु है नहीं, तो कैसे उड़ेंगे? नहीं उड़ना है। तो मैंने उस माना यहाँ पे जो अणुए हैं इनके बीच में जब हम ताप लगाते हैं, आई मीन्स ताप देते हैं, ताप आई मीन्स ऊर्जा देते हैं, तो इनके बीच की अणुएं एकदम दूर हो जाती हैं, जिससे कि उन्हें वाष्प में बहुत आसानी से उड़ जाती हैं। कोई चीज है, हम और आप पास पास हैं, तो एक प्रेशर रहता है, अरे ये खड़ा है तो मैं भी खड़ा रहा हूं। अब एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, चलो हम तो जा रहे, होता है ना। तो उसी प्रकार जब इसे हम ताप देते हैं, ताप देते हैं मतलब इसे सक जिसे हम बोल सकते हैं ऊर्जा देते हैं, तो इनकी अणुएं दूरियां बना लेती हैं। जब दूरियां बना लेती हैं तो इनके वाष्प की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। जब इन्हें हम ताप देते हैं तो इनकी भी जो इनकी अणुएं थी वो दूर हो जाती हैं। दूर होने के कारण इनकी वाष्प में परिवर्तित होने की सीमा, वाष्प में परिवर्तित होने की दर बहुत अधिक हो जाती है। तो इसीलिए हम वाष्प को पढ़ते हैं P से और टेम्परेचर को पढ़ते हैं T से। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेपर प्रेशर में, वेपर प्रेशर, प्रेशर ताप, वाष्प दाब में अगर हम ताप देंगे तो उनकी सॉरी अगर हम ताप देंगे तो उतना ही अधिक होगा। हम उसमें ऊर्जा नहीं देंगे तो उतनी वाष्प दाब कम होगी, अगर हम ऊर्जा देंगे तो उसकी वाष्प दाब अधिक होगी। तो क्या हुआ? ताप देने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है, आई मींस ये किसके समानुपाती है? वेपर प्रेशर समानुपाती टेम्परेचर के। तो इसका मतलब हो जाएगा अगर हम इसमें वेपर प्रेशर, अगर वाष्प बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ता है, ताप घटेगा तो वाष्प भी घटता है। तो इसी को हम अभी देखें वाष्प ताप के बारे में। फिर पढ़ते हैं अवाष्पशील विलेय। जब कोई विलयन में, मैंने माना यहाँ पे ये बोतल है, यहाँ पे ये बोतल है, अरे भैया बन जाओ मेरे, यहाँ पे ये बोतल है, इसकी ये सतह है, तो ये मैंने माना शुद्ध है, शुद्ध विलयन। और यहाँ पे ये इसका ढक मुंह है, और एक ये माना मैंने ये है अशुद्ध। इसमें क्या है? विलेय है। तो विलेय हमने पढ़ा है, हाँ विलेय क्या चीज होती है? जो चीज जिसमें कोई विलयन है, विलयन में जिसकी मात्रा बहुत ही अल्प होती है, आई मीन्स कम होती है, उसी विलेय कहते हैं। तो विलेय क्या क्या हो सकता है? सल्फाइड हो सकता है, शक्कर हो सकता है, आई मीन चीनी, और आपका नमक हो सकता है। तो आवाष्पशील हुए, चीनी कभी नहीं उड़ती है ना नमक कभी उड़ता है, तो वही मेरा विलेय है, ये मेरा विलेय का पदार्थ है, विलेय पदार्थ आई मीन्स द्रव, विलेय द्रव। तो जब इनके बीच में अणुएं हैं, वाष्पशील अणुएं हैं, ये तो आपकी उड़ जाएंगी, उड़ गई, उड़ जाने दो से। अब क्या करते हैं? अब यहाँ पे विलेय है, विलेय में ऐसे विलेय जो उड़ते ही नहीं है, ऐसे अणु जो बहुत ही कम हो जाते हैं, तो जब इसमें विलेय मिला देते हैं तो जो विलयन है, विलयन में विलेय अधिक हो जाएगा, और विलयन में विलायक कम हो जाएगा। अब विलायक क्या होता है? विलायक को भी मैंने पढ़ाया है लेक्चर नंबर में, तभी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 1 को बहुत ही जल्दी से देखो। इस वीडियो के बाद आपको लेक्चर नंबर 1 में जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है। उसके बाद फिर इस पे जंप करना है, लेक्चर नंबर 2 में दोबारा करना है जंप, क्योंकि आप इस चीज को अभी रिवीजन के लिए देख लो, आप इस चीज को बड़ी कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ो, फिर लेक्चर नंबर 1 को देख लेना, फिर इसके बाद फिर इसमें जंप करना, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं जल्दी से लेक्चर नंबर 1 को देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है। तो जो विलायक है, विलायक में द्रव हो जाता है, द्रव हमको पता है वो उड़ता ही है, क्योंकि जो द्रव में अणुएं हैं वो सब वाष्पशील हैं, वाष्पशील
अणु होते हैं, जब वाष्पशील अणु होते हैं तो वे बहुत ही जल्दी उड़ जाते हैं। तो जब हम इसमें विलेय वाला पदार्थ आई मीन नमक चीनी वाला पदार्थ मिला देते हैं, तो जब विलेय की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसमें अवाष्पशील अणुएं आ जाती हैं। उसकी सतह पर अवाष्पशील अणुएं आ जाती हैं। अवाष्पशील अणुएं मतलब जो उड़ती ही नहीं है, जो उड़ती ही नहीं है, वाष्प नहीं बना पाती, बनाती भी हैं तो बहुत कम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें विलेय के अणु हैं, विलेय के अणु हैं, तो ऐसा नहीं है विलेय के अणु हैं, विलायक के भी अणु होंगे। तो विलायक के अणु विलेय की अणु की तुलना में बहुत अधिक होते हैं। मतलब विलेय के अणु विलेय अधिक होगा जबकि विलायक कम होगा। तो क्या होगा? तो इसके अणु आ जाते हैं किसके? विलेय के। ये देखो आ गए इसमें अणु। तो इसकी जो वाष्प की दर थी वो बहुत कम हो जाती है। तो इसका एक इफेक्ट ये पड़ता है कि जब हम वाष्पशील द्रव मिला देते हैं, वाष्पशील विलेय मिला देते हैं, तो इसके वाष्प की दर बहुत कम हो जाती है। एक इफेक्ट तो ये हो गया। एक इफेक्ट ये होगा ताप वाला, कि जब हम इसको ताप देते हैं, जब इसको हम मतलब ताप देते हैं तो इसकी जो अणुएं हैं वो बहुत ही दूर चली जाती हैं, गति करने लगती हैं। गति के कारण वह अणु वाष्प में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कि हम लोग घर पे पानी को बॉयल करते हैं, तो जब हम उसमें डालते हैं मतलब गरम, जब उसमें हम ताप देते हैं तो उसकी अणुएं कितनी जल्दी उड़ती हैं। तो वही इसका कारण है ताप, वही इसका कारण है अवाष्पशील विलेय। तो ये आपके दो इफेक्ट हो गए। अब इसको लिखना कैसे? अब हमने इसको बड़े प्यार से समझ लिया है, बड़ी एग्जाम्पल के साथ समझ लिया है, तो आपको जरूर ये चीज दिखना होगा, क्योंकि ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसको छोड़ना मत। मुझे उम्मीद है आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है रोज रोज बोलना कि प्लीज पेन और कॉपी लेके बैठो, प्लीज पेन और कॉपी लेके बैठो। तो मुझे उम्मीद है आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठे हो, इसे सब नोट कर रहे होंगे, ये एग्जाम्पल के साथ नोट कर रहे होंगे। आइए, आपको ये मत समझना यहाँ पे बहुत गंदा लग रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। आपने इसको याद कर लो बस, इतने को जितना मैंने समझाया है ना, इसको याद करने के बाद ये डेफिनेशन आप भी बना सकते हो। बहुत ही कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं इतने प्यार से इसीलिए समझाता हूँ कि डेफिनेशन को आप अपने तरीके से बनाओ, आप अपने माइंड से बनाओ, तो आपको बहुत ही जल्दी याद होगा। तो अब हम लोग हेडिंग डालते हैं ताप। चलो दोस्तों, हेडिंग डालते हैं ताप। तो क्या होता है दोस्तों, तो देखते हैं इसको। तापमान, जैसे कि हम लोगों ने अभी पूरा समझ लिया है, अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। मैंने सही बताया कि जो बताया है उसी के अकॉर्डिंग लिखा है, कि आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि ये लैंग्वेज सही है कि आपकी लैंग्वेज सही है। आप वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो किसी द्रव को जितना अधिक गर्म किया जाता है, उसके अणुओं के मध्य दूरी बढ़ने लगती है, जिससे उन अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है। तो अणुएं दूर चली जाती हैं, जिससे वे आसानी से वाष्प में परिवर्तित हो जाती हैं। इसमें बताया गया है जिस द्रव को गर्म किया जाता है तो उनके मध्य की दूरी बढ़ने लगती है। जैसे कि है, मैंने इसे गर्म किया, इसके मध्य की दूरी बढ़ने लगती है, मध्य की दूरी बढ़ने लगती है, तो इनके जो बीच में एक बल लगता है। क्यों? जब ये आपस में जुड़ी हैं तो कोई ना कोई बल से जुड़ी हैं, दूर जा रही हैं तो कोई ना कोई बल हट रहा है। तो वह बल कौन सा है? जब आपस में जब जुड़ी होती हैं तो उनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होता है। तो आकर्षण बल कम होने लगता है, जिससे वे आसानी से दूर चले। जिस चीज में आकर्षण बल कम होगा वह आसानी से दूर चली जाएगी, जिसमें आकर्षण बल अधिक होगा वो उतनी कठोरता से, उतनी और एक मजबूती के साथ चिपकी रहती है। तो जब हम इसमें गर्म करते हैं तो इनके मध्य की दूरी बढ़ने लगती है, गर्म की मध्य की दूरी बढ़ने लगी, उन अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है, उनके मध्य आकर्षण बल कम हो गया, अणुएं दूर चली जाती हैं, दूर चली गई, जिनसे वे आसानी से वाष्प हो जाती हैं। वाष्प हो जाने का मतलब आसानी से उड़ जाती हैं, मतलब अपनी सतह से वाष्प हुई, आसानी से उड़ गई, उन्हीं को हम बोलते हैं वाष्प। तो एक कारण हो गया, एक इफेक्ट हो गया, जिसे बोलते हैं ताप। अब पढ़ते हैं अवाष्पशील विलेय। ये क्या मैंने बताया था? मैंने बताया था उनकी जो सतह थी
बोतल में ये सतह थी उसकी जो अवाष्पशील विलेय की, जिससे नीचे वाष्पशील वाली अणुएं तो हैं उसमें, उसमें है, मैं बार बार बोल रहा हूं है, लेकिन अवाष्पशील विलेय की अणुएं ऊपर आ गई हैं, आई मीन्स ऊपर आ गई हैं, जिससे कि वाष्पशील होने वाली जगह वाष्पशील अणुओं को वाष्प में परिवर्तित होने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, ऊपर भी चली जाती हैं, लेकिन ऊपर बैठी हुई हैं अवाष्पशील वाली अणुएं जो इन्हें निकलने नहीं दे रही हैं। निकल भी रही हैं तो बहुत ही धीमे से हो रही हैं, तो जिस तरीके से निकलना चाहिए उस तरीके से नहीं निकल रही हैं, तो एक इफेक्ट ये होगा। अब इसमें डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी द्रव में अवाष्पशील द्रव मिलाने पर उसकी सतह पर अवाष्पशील अणुएं अधिक मात्रा में आ जाती हैं। मैंने बताया ये बोतल है आपकी, तो द्रव में अवाष्पशील सतह पर आ गई है, जिससे वाष्पित होने वाली अणुओं की संख्या बहुत कम हो जाती है। मतलब वाष्पित होने वाली, वाष्प में जो परिवर्तित होती, वाष्प में बदलने वाली अणुएं बहुत कम हो जाती हैं, तथा और वाष्प अणुएं कम हो जाती हैं, अर्थात अवाष्पशील अणुओं की संख्या अधिक हो जाती है। अवाष्पित मतलब वाष्प में परिवर्तित होने वाली अणु बहुत अधिक हो जाती है। जब हमको तो बदलने के लिए ये वाली अणुएं चाहिए, यही तो कम है, और वाष्प में जो बदल नहीं सकती है, आई मीन्स मैं एक आदमी हूँ, आई मीन मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं कोई एनिमल में नहीं बदल सकता हूँ, तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। अगर कोई, मैं नहीं बदल सकता हूँ, समझो मैं ये चीज हूँ, ये ठोस है, ये ठोस को मैं लिक्विड करना चाहता हूँ, ये हो जाएगा, लेकिन मैं चाहूँ अगर मैं एनिमल में बदल जाऊँ तो इम्पॉसिबल है। तो वही चीज यहाँ पे समझ लो, वाष्प में परिवर्तित होने वाली, मतलब ये चीजें वाष्प में परिवर्तित हो जाती हैं, इनकी संख्या बहुत कम है, और वाष्प में परिवर्तित नहीं होती है, जो बदल नहीं सकती, जो इम्पॉसिबल है, उसकी संख्या अधिक है। तो कौन जीतेगा? तो ये जीतेगी ना, नहीं वाष्पीय नहीं हो पाएगा, तो इसकी संख्या जब अधिक होगी तो वाष्प में परिवर्तित नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल। और इसकी संख्या कम है तो ये हो तो जाएगा, लेकिन किसकी अकॉर्डिंग कम होगी? तो इफेक्ट तो ये भी है ना, तो अगर हम इसमें आवासशील द्रव मिला दें तो एक इफेक्ट पड़ता है, तो वो इफेक्ट कौन सा है? आवासशील द्रव मिलाने पर। तो वही चीज है, आवासशील द्रव में मिला देता हूँ, तो जो हमारा वाष्प में परिवर्तित होने की दर है वो बहुत कम हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल फिर समझते हैं, एग्जाम्पल थ्रू। ये मेरी बोतल है, इसमें जल भरा हुआ है, ये सब वाष्प है, ये अणुएं हैं जो H2O की, वो आसानी से वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगी। जब आसानी से परिवर्तित हो जाएंगी तो इसमें धूप में रख दिया, माना इसे मैंने धूप में रखा, इसे मैंने इतना है, इसे मैंने धूप में रखा, ये 2 दिन बाद मैंने देखा ये बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है। अब इसमें जो विलेय है वो मैंने ऐसा विलेय मिला दिया है, जैसे मैंने मान लिया नमक मिला दिया, शक्कर मिला दी, है ना, चीनी, तो जो विलेय है, तो विलेय की मात्रा अधिक मैं मिला दूं, मिला दिया, तो मैं अकॉर्डिंग देखूंगा इसे, ये 2 दिन चलता था, ये 2 दिन 2 घंटे चल जाए, ये 2 दिन 2 घंटे में आधा हो, तो उसके अकॉर्डिंग जब मैंने कुछ नहीं मिलाया तो उसके अकॉर्डिंग ये मिले हुए विलेय वाला पदार्थ बहुत अधिक दिन चलता है। बस इतना समझने के लिए बेटा काफी है मेरे भाइयों। तो आवासशील द्रव मिला देते हैं तो उसकी वाष्प की संख्या जो होती है, अणुओं की संख्या बहुत कम हो जाती है, आवासशील द्रव की आवासशील अणुओं की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण वाष्प बहुत धीमी गति से होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर है, वो बहुत कम लगता है, कम होने लगता है, या कम लगता है, एक ही बात है। कोई जो जो चीज, मतलब जो मेरी फैक्ट्री थी, जो मेरा प्लांट था, वही कम हो गया, तो कॉमन सी बात है कि जो उसमें जो प्रोडक्ट बना था वो भी कम हो जाएगा। अगर आपको अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो कॉमन सी बात है आप भी नहीं पढ़ पाओगे अच्छा मुझसे। तो जब मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा तो कॉमन सी बात है आप भी अच्छे पढ़ोगे। तो वो चीज जो बनाता ही था, ये चीज बना ही रहा था, ये चीज यही कम होने लगता है जब, तो कॉमन सी बात है जो चीज बन रही थी वो भी कम हो जाएगी। तो क्या बनना था वाष्प दाब से? वाष्प दाब से बनना था वाष्प में परिवर्तित होने वाले अणु।
तो वाष्प में परिवर्तित होने वाले अणु कौन थे? उसकी सतह से जो निकलते थे वही वाष्प में परिवर्तित होते थे। तो समझ गए दोस्तों? चलो मेरे भाइयों मेरे, जल्दी से समझो इसे, और जल्दी से प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो जल्दी से बेल आइकन दबा दो। अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है, अभी आपने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, जल्दी से जाओ उसको देखो, क्योंकि आपकी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिससे बोर्ड का तो आप छोड़ो, बोर्ड से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, तो उसे भी नहीं छोड़ना है, कंपटीशन से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी नहीं छोड़ना है। तो उसमें जो मोलरता है, मॉलिक्यूलर मास है, परसेंटेज है, आयतन परसेंटेज है, मोल प्रभाव है, ये सब के बारे में बताया गया है उसमें। आप सभी से जल्दी से जाओ। अभी आप लोगों को अभी विलयन और विलायक में अंतर नहीं आ रहा है समझ में, और विलय क्या चीज है, तो जाओ जल्दी से, उस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया गया है, जल्दी उसमें जाओ और जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देखो। अभी आप इस वीडियो देखो और जल्दी से उस वीडियो को देखना है, फिर इसके बाद उसमें फिर जंप करना है, क्योंकि आपका ये वाला पार्ट इसमें लॉ वगैरह दिए हैं, ये चीज दी हुई है आपकी बहुत ही क्लियरिटी से, बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ आसानी से समझ में आ जाए, बहुत ही दिमाग में प्रवेश कर जाए। तो जल्दी से आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डली उस पर जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और लाइक करना तो बनता ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी बनी तो लाइक कर दो, नहीं बनी तो डिसलाइक भी कर सकते हो मेरे लिए आप डिसलाइक कर दो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। ठीक है दोस्तों, आप जल्दी से इस चीज को नोट कर लो। एग्जाम्पल क्या है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल 1/c। ये क्या चीज होती है, मतलब अगर ये प्रेशर बढ़ेगा, C आवासशील द्रव घटेगा, अगर आवासशील द्रव घटेगा प्रेशर बढ़ेगा। तो समझ रहे हो, अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज घटेगी, अगर ये चीज घटेगी ये चीज बढ़ेगी। यही होता है व्युत्क्रमानुपाती। एक होता है समानुपाती, वो ऐसा होता है, मतलब अगर ये चीज बढ़ेगी ये चीज भी बढ़ेगी, ये चीज घटेगी तो ये चीज भी घटेगी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आप लोगों ने ये चीज समझ ली होगी, बहुत ही क्लैरिटी से समझ ली होगी, आपको इस चीज नहीं लिखना है। अब हम लोग समझेंगे राउल्ट का नियम। एक राउल्ट वैज्ञानिक हुआ करते थे पहले, बहुत ही प्राचीन समय में, प्राचीन तो नहीं बोल सकते हैं, बहुत ही सालों पहले तो वैज्ञानिक हुआ करते, उन्होंने एक नियम दिया था वाष्प दाब पर। तो वाष्प दाब पर राउल्ट का नियम क्या था, अब हम उसको समझते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं राउल्ट का नियम क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि यही कुछ लॉ है इसमें जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ जाते, जैसे कि राउल्ट का नियम हो गया, आइडियल सॉल्यूशन हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया, आई मीन जिसे हिंदी में बोलते हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, है ना। इनके इफेक्ट हो गए, कारक वाष्प दाब को परिवर्तन करने के लिए कारक कौन कौन से हैं, ताप और आवासशील विलय हमने बता ही दिया है। यही कुछ नियम है, यही कुछ इफेक्ट हैं, यही इनको जो अन्य चैप्टरों से अलग बनाते हैं। तो यही थ्योरी के तौर पे हम लोग बोलते हैं थ्योरी आती है, तो वो थ्योरी कहाँ से आती है, वो इसी चैप्टर से आती है, वो वही चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट से आती है। सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा दिया है फ्रेंकल दोष, साडकी दोस्त, यही सारे दोस्त हैं, और यही सारे हम लोगों के दोस्त हैं। तो यही दोस्त आएंगे मिलने अभी बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से उनके साथ बिहेवियर करना है, बहुत ही साथ उनके साथ पार्टिसिपेट करना है, जिससे कि आप लोगों को वो गुड कहें। आप अगर उनसे गुड हो गए तो आप पूरे समाज से, पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट में सबसे गुड बॉय, गुड स्टूडेंट कहलाओगे। तो दोस्तों क्या होता है राउल्ट का वाष्प दाब का नियम, ये राउल्ट ने एक नियम दिया था। राउल्ट एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, किसी के नाम पे नहीं दिया, ये खुद एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। तो इन्होंने एक नियम दिया था तो वाष्प दाब का, तो उन्हीं के वाष्प दाब के नियम के आधार पर, इनका नाम के आधार पर, तो इस नियम का नाम रख दिया राउल्ट का वाष्प दाब का नियम। ये क्या होता है, इस नियम के अनुसार, मतलब यह जो नियम है इसी के अनुसार स्थिर ताप पर, हाँ यहाँ पे जो ताप है वो मैंने स्थिर रख दिया है, क्योंकि ताप अगर स्थिर नहीं रखोगे
तो अणुएं वाष्प दाब परिवर्तित होता जाएगा। क्यों होगा? हमने तापमान पे बता दिया है कि जब उनके हम ऊर्जा देते हैं, जब उनका हम ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं के बीच की मध्य की दूरी बढ़ती रहती है, आकर्षण कम हो जाता है और वाष्प दाब अधिक होता रहता है। तो इसीलिए आप लोगों को स्थिर ताप कर दिया है। स्थिर ताप पर किसी आवासशील विलेय युक्त, जिसमें आवासशील विलेय भी है, उसकी युक्त आई मीन उसमें मिला हुआ है आवासशील विलेय, विलयन में विलायक का वाष्प दाब, यहां पे इंपॉर्टेंट है लाइन, विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। ये क्या होता है? विलायक का वाष्प दाब। अब विलायक का मोल प्रभाज्य, वाष्प दाब को मैंने पढ़ लिया अभी थोड़ी देर पहले, और विलायक का मोल प्रभाज्य के समानुपाती। ये मोल प्रभाज्य क्या होता है? यहाँ पे ये चीज क्या होती है मोल प्रभाज्य? ये चैप्टर नंबर 2, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन, जो कि प्रेजेंट में चल रहा है, उसके लेक्चर नंबर 1 में, मैंने इस चीज को बिल्कुल डेरिवेशन के तरीके से पढ़ाया है, बहुत ही मक्खन के तरीके से पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है और उसको देखो, फिर उसके बाद इस पे जंप करो, इसे पूरा वीडियो देख लो, फिर उसके बाद इस पे जंप करो। अगर इसको तुम अभी से जंप कर दोगे तो जो भी आपको 20 से 30% आई मीन 40% जो भी समझ में आएगा वो भी उससे हाथ धो के बैठ जाओगे। तो अब इसको देख लो, क्योंकि आधी वीडियो हो चुकी है, आधी से ज्यादा, तो इसको देख लो, 40% इससे ग्रेड करो। उसके बाद लेक्चर नंबर 1 में मोल प्रभाज्य, सारे जितने भी सांद्रता के इकाइयां हैं उसको पढ़ो। उसके बाद फिर इसमें जंप करो, तो आपका जितना 30-40% है, 30-40% हो 80% हो गया। अब ऐसा तो नहीं है जब तुमने बिना पढ़े 40% कवर कर लिया तो इससे 20%, जब वो भी पढ़ लोगे ना तो 80 से 100% पक्का हो जाएगा। फिर इसमें आओ तो आप फिर ये कभी भी भूलोगे नहीं, एग्जाम तक याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। तो क्या करते हैं? तो मैंने माना समानुपाती, अब इसे लिखते हैं जैसे विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब समानुपाती, समानुपाती किसका होता है? विलायक के मोल प्रभाज्य। तो ये किसके अनुसार है? नियमानुसार है ये तो आपके कॉन्सेप्ट हो गया नियमानुसार। ये नियमानुसार क्यों है? क्योंकि मैंने इसे पढ़ लिया है, विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। तो इतना हो गया। अब विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, जिससे हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। विलायक का वाष्प दाब अपना इससे लिखते हैं ना, ब्लैक वाष्प दाब P प्रोपोर्शनल, यार मैं बना नहीं पाता ये चीज यार, चलो कोई बात नहीं, एग्जाम चलता है, कभी कभी हो जाता है। विलायक का मोल प्रभाज्य, देखो लेक्चर नंबर 1 में मैंने मोल प्रभाज्य को ऐसे दर्शाया है, आप इस तरीके से दर्शाओ या फिर आप एक्स के तरीके से दर्शा दो, एक ही बात होती है ना। तो ये फिजिक्स के साइन चीटा चीटा गीटा पीटा जो कुछ होते हैं ना चिन्ह, वो है, इसे वे चीटा बोलते हैं। तो ये, और हमने ब्लैक का मोल प्रभाज्य एक्स से मान लिया, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। लेकिन इतना नहीं है, अभी और करेंगे इससे अब डेरिवेशन करते हैं। तो क्या हुआ? पी प्रोपोर्शनल, जब हम कोई भी कांस्टेंट को जब हटाते हैं, व्युत्क्रमणपाती या फिर समानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट क्या होगा इसमें? जब इसमें मैंने हटाया इक्वल टू के एक्स, ये मेरा आ गया फॉर्मूला, जहां के एक नियतांक है। आपको इस चीज को लिखना है, मेरे साथ लिखना है, जहां के एक नियतांक है। ये तो तुम्हारा हो गया विलायक के लिए, विलयन के लिए, सॉरी विलयन के लिए। अब क्या करते हैं, ये आपका हो गया। अब मैं शुद्ध को लेता हूं, शुद्ध विलायक को, ये तो आपका मिक्सचर हो गया,
बिलियन है, ये आपका होगा बिलियन के लिए। यहाँ पे चाहो लिख दो बिलियन के लिए, बिलियन के लिए, है ना। हालांकि यहाँ पे ये चीज लिखना नहीं है, अब मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया है बिलियन के लिए। बिलियन के लिए क्यों? क्योंकि ये मिक्स नहीं है, अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों? यहाँ पे बिलियन है, मैं जानता हूं बिलियन क्या चीज होती है जिसमें बिले और बिलायक पार्टिसिपेट करते हैं, उसी को बोलते हैं बिलियन। अब मैंने लिया है बिलायक के लिए, चाहे आई मीन शुद्ध, शुद्ध लिखते हैं, शुद्ध, शुद्ध विलायक। तो शुद्ध विलायक क्या होता है? देखो, अब चीज यहाँ पे मैंने पी लिया है, वेपर प्रेशर। अब शुद्ध लिखेंगे तो ऐसा नहीं है, शुद्ध उसमें लिख देंगे, उसके लिए चिन्ह बनाएंगे पी नॉट ए। अभी ए क्यों है यहाँ पे? क्योंकि मैंने पहले बोल चुका हूँ विलायक, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में विलायक और विलय को मैंने नोट करना बता दिया था। यहाँ पे ये बिंदी रखी हुई ना पी, ये शुद्ध है। अब इसे क्यों लिखेंगे? अब हमें इसके बराबर तो करना है, तो ये जो मैंने पी लिया है शुद्ध, इसको इसे कर देते हैं। अब इसका फॉर्मूला हम रखते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें ये चीज रखो, तो पी ए बराबर पी नॉट ए, ये मेरा शुद्ध हो गया। कांस्टेंट को मैंने शुद्ध करना नहीं है, अब करना है मोल प्रवाह को शुद्ध। तो मैं जानता हूं किसी भी पूरे विलयन और विलायक में कुल मोल प्रवाह एक होता है, मतलब कोई भी विलयन है या विलायक है, उसमें जो मोल प्रवाह जो होगा उसका कुल योग वो एक होता है। तो मोल प्रवाह एक्स है, तो मैंने एक्स ए मान लिया। क्यों? ए हमारा विलायक है भाई, मैंने बार बार बता रहा हूँ इस चीज को, बराबर 1। अब समीकरण नंबर 1 में, ये समीकरण नंबर 1 है, तो समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में मान कैसे रखेंगे हम? पी नॉट ए बराबर के इंटू 1, तो पी नॉट ए बराबर के। तो पी नॉट ए यहाँ पे छोटा सा लिखो, पी नॉट ए, मतलब छोटा लिखते हैं क्योंकि दर्शाने के लिए, तो इसमें बराबर तो कर नहीं रहे हैं, तो दर्शाने के लिए हमेशा छोटा लिखते हैं अपॉन में, ठीक है। तो पी नॉट ए बराबर के, ये पी नॉट ए का मान हमारा आ गया के। अब फिर क्या करते हैं, जितना इतना मान आ गया, अब इसके बाद करेंगे पी नॉट ए का मान। अब पी नॉट ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो समीकरण नंबर 1 कौन था? ये। अब समीकरण नंबर 1 में के का मान पी नॉट ए रख दिया, और मतलब पी नॉट ए का मान के रख दिया, तो पी नॉट ए का मान क्या था? ये पी है, पी नॉट ए, तो रखो इसे। तो इसका मान आ गया, समीकरण नंबर 1 में मैंने के का मान रख दिया। के का मान कितना है? देखो, बराबर है, मैं और आप बराबर हूं। आप कहो कि ध्रुव मेरे साथ है, और मैं कहूं मेरे स्टूडेंट मेरे साथ है, मेरे भाई मेरे साथ है, तो बात बराबर है। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आप मेरे साथ हैं और आप कह रहे हैं कि ध्रुव मेरे साथ है, तो बात बराबर है। तो इसी प्रकार के जो है पी नॉट ए के बराबर है, और पी नॉट ए के बराबर है। तो समीकरण नंबर 1 हमारा था ये, पी बराबर के कांस्टेंट आ गया था, एक्स मोल प्रवाह आ गया था, तो इसका मान पी नॉट ए का मान के, या फिर के का मान पी नॉट ए, हमें समीकरण नंबर 1 में रख दे। अब समीकरण नंबर 1 क्या था? पी बराबर के इंटू एक्स, क्या था? मोल प्रवाह। तो देखो पी की जगह पी ए, क्योंकि ये मेरा है विलायक के लिए, विलायक के लिए देख रहे हैं, विलायक के लिए। तो विलायक के लिए मैंने देखा पी ए, पी की जगह पी ए, अब के की जगह रखना था पी नॉट ए, तो पी नॉट ए मैंने के की जगह रख दिया पी नॉट ए इंटू, इंटू आ गया एक्स,
एक्स क्या था, मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज एक्स ए मान लिया, तो इसका मान आ गया पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स, ये होगा विलायक के लिए। अब इसी प्रकार जब मैंने विलायक के लिए निकाल लिया है, विलयन में दो ही चीजें होती हैं, विलय और विलायक, जब मैंने विलायक के लिए निकाले, अब हम निकाल रहे हैं विलयन के लिए, तो विलयन के लिए क्या होगा, इसी प्रकार हम इसे निकाल लेंगे। इसी प्रकार विलय के लिए, जब मैं विलय के लिए निकाल लूंगा तो विलय को मैं जानता हूं बी से नोट करते हैं, ऐसा नहीं है विलय बी, ऐसा नहीं होता है भाइयों मेरे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 1 में मैंने सभी चीजों को बड़ी प्यार से समझाया, आप जाओ उसमें देखो, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डली हुई है। तो ब्लैक के लिए क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ये हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा फॉर, ओ माय गॉड, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, एक ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, तो ये आपका पी ए विलायक के लिए, पी बी विलयन के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया, पी ए विलायक के लिए, पी बी विलयन के लिए। अब क्या करेंगे, जब मैं इसे निकाल लिया है, कोई कंडीशन एक ऐसी आ रही है, कोई बच्चे बहुत उद्यमी होते हैं, कोई बहुत शांत होते हैं, लेकिन एक उद्यमी बच्चा मेरे पास आता है कि भाई मेरे ध्रुव भाई ये बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, कोई गैस है, ये विलय विलायक गैस है, इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो फिर क्या होगा। जब कोई गैस को एक चीज में मिला रहे, मैंने गड्ढ बना दी, गड्ढ मतलब मिक्सचर बना दी, तो अब मिक्सचर बनाने का आ गया टाइम। जब मैं मिक्सचर करूंगा दो गैसों को तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, अब हम उसको डेरिवेशन करते हैं। तो उसका क्या होगा, जब दो गैसों का दाब, आई मीन्स आंशिक दाब क्या होता है, कुल दाबों का योग, तो कुल दाबों का योग क्या होगा, मतलब P बराबर पी ए प्लस पी बी, ये हो गया। जब मैं दो चीजों को मिला देता हूं, दाब योगफल, मतलब आंशिक, तो ये चीज आपको नोट करना है, मैं बता रहा हूं क्या करना है। अब मैं इसको फिर दोबारा से पढ़ूंगा, ठीक है, दोबारा से पढ़ूंगा या फिर इसी में समझा दे रहा हूं। मतलब इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी आवासीय विलय युक्त विलयन में वाष्प दाब का, इतना नहीं याद करना, विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है, ये समानुपाती के चिन्ह है, मोल प्रभाज्य के समानुपाती। अब यहीं पे आप लोग डिस्टर्ब तब हो गए भाई मेरे, जब आपने चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 ही को नहीं पढ़ा है। उसी में बताया गया मोल प्रभाज्य क्या, मैंने बहुत ही मेहनत के साथ लेक्चर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 को बताया था, उसी में मोल प्रभाज्य है, उसी में छिपा हुआ है। आप जाओ जल्दी से देखो जाके, बहुत ही प्यार से समझ में आएगा भाई, अगर ना आए तो आप डिसलाइक कर देना मेरी वीडियो को। तो P समानुपाती X मोल प्रभाज्य हो गया। तो जब हम इस कॉन्स्ट, मतलब जो समानुपाती है, इस चीज को हटाते हैं, ये चिन्ह को, तो एक कांस्टेंट आता है, तो जो कांस्टेंट आएगा इस लॉ में, तो वो आएगा K, आ गया K, जहां K एक नियतांक मैंने लिख भी दिया है। तो हम बिलियन के लिए, ये तो बिलियन हो गया, ठीक है, बिलियन है, क्यों, मोल प्रभाज्य है, तो मोल प्रभाज्य हम जब निकालते हैं तो बिलियन आ जाता है, तो चीजों का योग होता है। तो शुद्ध विलायक में जब हम शुद्ध लेंगे, एकदम प्योर लेंगे, तो उसमें आ जाएगा P, तो पी ए बराबर ए विलायक पी ए, तो ये नॉट ए आ जाएगा। नॉट ए का मतलब है मैंने उसे शुद्ध लिया है, नॉट ए को मैंने शुद्ध, नॉट ए को मैंने बिल्कुल शुद्ध के रूप में नापा है, मतलब तौला है या नापा है। तो एक्स ए, जब किसी एक्स या मोल प्रभाज्य क्या है, जब हम किसी को संपूर्ण कुल लेते हैं, मोल प्रभाज्य पूरा विलय और विलायक कुल लेते हैं शुद्ध,
या फिर टोटल लेते हैं मोल प्रवाह तो उसे 1 मानते हैं, तो उसी को मैंने 1 मान लिया। समीकरण 1 में मान रखने पर इससे मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया था, जिसमें कांस्टेंट रखा उसी समीकरण नंबर 1 मान लिया था। पी नॉट ए बराबर के इंटू एक्स। अब मैंने पी का मान रख दिया, पी है विलायक है तो ए हो गया, अपने आप रखना पड़ता है ना। तो पी ए बराबर के इंटू 1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, के ही आएगा। तो के इंटू ए एक, तो पी नॉट ए बराबर के आ गया था समझ में। अब क्या करेंगे, के का मान समीकरण 1 में रखने पर ये जो के आया है तो के का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो के का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया तो पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए आ गया। ये क्या था, फॉर्मूला था एक अपना। जब किसी में पूछा जाए कि इसका दाब क्या होगा तो विलायक और विलय में तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है विलायक के लिए। अब इसी प्रकार जब मैंने विलायक के लिए पढ़ लिया है, जब मैंने विलयन में निकाला, दो चीजें होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, विलय और विलायक। तो जो मैंने निकाल लिया है तो उसके बाद विलायक के बाद निकालेंगे विलय में। तो विलय के लिए क्या हो जाएगा, इसी प्रकार मैं विलय के निकाल दूंगा। तो पी भी विलय हो गया, पी नॉट वी इंटू एक्स वी, जो वी है वो मेरा विलय है। तो जब पीवी निकाल, ये भी फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला क्यों, जब मैं आपको कोई चीज दूंगा, जब मैं आपको कोई लिक्विड दूंगा तो आप पूछेंगे तो विलय और विलायक में क्या होगा, तो इसी से निकालेंगे। अब जब किसी पात्र में, जब किसी बर्तन में दो गैसें इकट्ठी की जाती हैं तो उनका आंशिक दाब कुल दाब के बराबर होता है। तो आंशिक दाब क्या हो जाएगा, पी बराबर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होगा, आंशिक दाब वाष्प दाब, पी ए प्लस पी बी, मतलब विलय का वाष्प, सॉरी हाँ विलय का वाष्प प्लस विलायक का वाष्प। तो जब हो जाएगा तो टोटल हो जाएगा, वही होगा आंशिक दाब। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई हो, तो जल्दी से इसे नोट कर लो। फिर इसके बाद पढ़ेंगे आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा, बड़े आराम से समझ लिया होगा। अब हम हेडिंग डालते हैं आदर्श विलयन की। तो आदर्श विलयन क्या होता है, तो समझते हैं आदर्श विलयन क्या होता है। वे विलयन जो राउल्ड के नियम का पालन करते हैं, मतलब जो राउल्ड के जो ये नियम है राउल्ड का, उसको यूज में लेते हैं, अपने साथ मिलके रखते हैं, अपने साथ बड़ा भाई मान के उसके साथ चलते हैं, उसी को बोलते हैं आदर्श विलयन। और अनादर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है, वह विलयन जो राउल्ड के नियम का पालन नहीं करते, मतलब राउल्ड का जो लॉ है उसे अपना दुश्मन मानते हैं, मतलब ये मेरे साथ चलेगा तो गलत होगा, तो हम उसका साथ नहीं मानते, उसकी हम बात ही नहीं मानते। तो वही होते हैं अनादर्श विलयन, जो मतलब राउल्ड के लॉ की बात माने। आदर्श विलयन जो राउल्ड के लॉ की बात बिल्कुल ना माने, उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। तो दोस्तों आदर्श विलयन तो क्या होता है, आदर्श विलयन जिसे हम इंग्लिश बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो मैं बता चुका हूं वे विलयन जो सभी राउल्ड के नियम की बात मानते हैं, आई मीन्स राउल्ड के नियम का पालन करते हैं, आई मीन्स राउल्ड के नियम के हिसाब से चलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं आदर्श विलयन। तो क्या लिखा है, वे विलयन जो सभी ताप दाब पर राउल्ड के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो अब इससे आदर्श विलयन कहलाते हैं, इनकी जो कैसे पालन करेंगे, मतलब जो राउल्ड का नियम था वो क्या था, पी प्रोपोर्शनल एक्स पी वेपर प्रेशर एक्स मोल प्रवाह, तो इसका पालन करें। जैसे कि मैं समझता हूँ प्रोपोर्शनल मतलब बढ़ा हुआ, तो मैंने एक ग्राफ बनाते हैं इनके बीच में, जो मेरा मोल प्रवाह जो हो गया, ये मेरा वेपर प्रेशर हो गया, पी हो गया, ये एक्स हो गया। मतलब अगर ये चीज बढ़ेगी, ये चीज, तो ये भी चीज बढ़ेगी, ये चीज घटेगी तो ये भी चीज घटेगी। तो मैंने समझता हूँ ये चीज आप लोगों को पता होगा ग्राफ में कैसे बनाया जाता है। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की बातें हैं ये, तो मैं लोग अभी इंटर में हूँ ना, इतना तो आना चाहिए, लेकिन तब भी हम बता रहे हैं। जैसे कि मेरा एक पॉइंट है, एक ये है, एक ये, दो दो, मतलब अगर मोल प्रवाह एक है तो वेपर मोल प्रवाह एक है तो वेपर प्रेशर एक ही होगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये इतना जाएगा,
ये इतना जाएगा। तो इसकी कटान बिंदु कौन है? ये बीचों बीच। अगर वेपर प्रेशर 2 है, इतना, मोल प्रभाज 2 होगा, तो इसकी कटान बिंदु कैसे? 3, 4। मतलब जितना ये इंक्रीज होगा उतना ही ये चीज इंक्रीज होगी, मतलब ये जितना ऊपर बढ़ेगा उतना ही ये ऐसा जाएगा, क्योंकि समानुपाती। तो इसके बीच का बनने वाला ग्राफ कैसा होगा? बनने वाला ग्राफ आपका होगा ये ऐसा जाएगा। जब बनने वाला ग्राफ ऐसा जाएगा, ये चीज आपकी कॉमन सी बात। अब हम इसके ऊपर पढ़ेंगे आदर्श विलयन का ग्राफ। ये क्या चीज होती है आदर्श विलयन का ग्राफ? तो चलो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं आदर्श विलयन का ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बना लेना चाहिए, क्योंकि आदर्श और अनादर्श विलयन के हिसाब से ही अभी हम लोग अनादर्श विलयन के 2 ग्राफ पढ़ेंगे। वो कौन कौन से ग्राफ होंगे? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले ग्राफ और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले ग्राफ के बारे में। वो किसके हैं? अनादर्श विलयन के वो ग्राफ हैं। तो ये मैंने बना लिया है ये बॉक्स। यहाँ पे वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है, वाष्प दाब। यहाँ पे मोल प्रभाज है। दोस्तों मोल प्रभाज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मोल प्रभाज के 3 नेम होते हैं, मोल अंश, मोल भिन्न और मोल प्रभाज। तो मैंने माना वाष्प दाब P और मोल प्रभाज X। ठीक है, मैं किसके बीच में बना रहा हूं? अभी मैं बना रहा हूं विलायक के बीच में, विलायक A। शुद्ध विलायक मैंने ले लिया, माना एक विलायक मेरा ये है X A, X A ले लिया मैंने। तो जब मैं X A लिया है, जब मेरा X A यहाँ पे है, तो जब ये इंक्रीज इधर होगा तो ये चीज भी इंक्रीज इधर ही होगी। तो वो कैसे होगी उसी को हम बारे में पढ़ते हैं। जब मैंने शुद्ध विलायक X A 1 लिए बराबर शुद्ध लिया है, तो X A मेरा हो जाएगा 1। जब ये X A 1 हो जाए तो यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे हो जाएगा X A बराबर 0। क्यों? जब ये शुद्ध है तो यहाँ पे जाते हो जाएगा अशुद्ध। तो जब यहाँ पे जाते से अशुद्ध हुआ तो मैंने X से लिया, यहाँ मैंने P ले लिया, यहाँ PA। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जाते हैं। कैसे जाएंगे? उसी का हम ग्राफ बना रहे हैं। जब मेरा इतना चला गया तो ये ग्राफ इतना आया, यहाँ पे आया, तो इसका ग्राफ यहाँ पे जाते जाते 0 हो गया ना, अशुद्ध हो गया। तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक है, मतलब वो सीधा हो गया, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला ये तो बन गया। तो ये चीज हो जाएगी आपकी बिल्कुल सीधी। अरे समझ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब ये ले लिया X A बराबर 0। यहाँ पे X A बराबर बिल्कुल शुद्ध था, यहाँ पे आते थे 0 हो गया। अब ये था मेरा विलायक में। अब मैं विलय में लेता हूं, तो विलय में क्या होगा? यहाँ पे मैंने विलय ले लिया X B बराबर 1। यहाँ पे विलय शुद्ध लिया है, तो यहां से जब मैंने विलय शुद्ध लिया है तो ये माना 1 यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे PB हो जाएगा, PB हो गया। तो इसका ग्राफ कहाँ बने? जब यहां से आते आते ये चीज यहाँ पे आ गई X B बराबर 0। ये अशुद्ध हो गया, ये शुद्ध था। जब यहाँ पे X B है तो ये जाते जाते यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ये किसका है? ये हो गया P B बराबर P नॉट B इंटू X B। ये किसका हो जाएगा? ये वाला ग्राफ P A बराबर P नॉट A X A। समझ रहे हो ना? वेपर प्रेशर क्या बोला? राउल्ट के नियम का पालन करना, इसीलिए फॉर्मूला का यूज हुआ है। इतना हो गया। ठीक है, अब मैं जब एक और फॉर्मूला बताया, जब 2 गैस आपस में मिक्स कर दी जाए, जब दोनों का योग निकाला जाए, आंशिक दाब तो कैसे निकालेंगे? तो ये जो A है और V है, PA और PB, इनका आंशिक दाब निकाला जाए तो ये कुछ ऐसा निकलेगा। अब इनको मिक्स करते हैं। मिक्स मतलब इन्हें इनकी करवा दे रहे हैं शादी। बराबर करो इन्हें, हो गया। जब ये चीज ऐसी निकली
तो क्या हमारा फॉर्मूला बना P बराबर, मैंने बताया था एक फॉर्मूला, P बराबर पी ए प्लस पी वी। ये तो लास्ट वाला ने करा जब दो गैस मिक्स, ठीक है, और जब एक बनाते पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, एक ये निकाला था फॉर्मूला, एक पी वी बराबर निकाला था पी नॉट वी एक्स वी, एक ये निकाला था। मतलब जो पी वी है, पी ए प्लस वी है, वो ये वाला। क्यों? जब दो गैस आपस में मिक्स की थी हमने, एक ही पात्र में संघृत की थी, तब उनके बीच जो बल बना था, दाब बना था, एक मिक्स हो गया था, उसी का कुल टोटल आई मीन आंशिक दाब वे P बराबर पी ए प्लस पी बी। तो पी ए बराबर पी ए प्लस पी बी, ये हो जाएगा। पी ए विलायक के लिए, पी बी विलेय के लिए। तो ये हो गया आपका आदर्श विलयन का ग्राफ। ये आपको नहीं बनाना, ये आपको समझाने के लिए था समानुपाती का। ये भी हम इस सारे फॉर्मूलों के पीछे ड्राइव कर चुके हैं। ड्राइव करने के बाद आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। इस चीज को बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अब इस चीज को आपको लिखना है, यह मैंने समझा दिया है आदर्श विलयन के बारे में। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आदर्श विलयन बहुत ही समझ में आ गया। एक 2 नंबर की डेफिनेशन आती है बोर्ड में, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 2023 के लिए बहुत ही ज्यादा आई मीन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। आदर्श विलयन वे विलयन जो सभी ताप कौमा दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। जब राउल्ट के नियम का पालन करते हैं तो मैंने इसको ये ग्राफ बनाया। क्यों बनाया ग्राफ? मैंने बता दिया था कि अगर पी एक्स ए विलायक एक है, यहाँ पे जाते जाते ये इतना पी ए इतना हो गया, अगर ये चीज इंक्रीज होगी तो ये चीज होगी, तो यहाँ पे इतना आया, x बराबर 0 हो गया। जब यहाँ पे x बराबर 1 माना, ये तो p बराबर हो गया pb, तो pb बराबर यहाँ पे जाते जाते 0 हो गया, इसका यहाँ से ऐसे ग्राफ बना। अब इनको दोनों ग्राफों का पी ए पी का टोटल निकाला तो हो गया आंशिक दाब। आंशिक दाब हो गया, तो आंशिक दाब मैंने फॉर्मूला बताया था P बराबर पी ए प्लस पी बी। तो मतलब ये याद नहीं करना पी ए प्लस पी बी, ये दाब का टोटल होता है। टोटल क्या होता है? कुल दाबों का योग आंशिक दाब कहलाता है। तो कितने दाब यहाँ पे यूज हो रहे हैं? एक विलायक का, एक विलेय का, तो दोनों को जोड़ दिया, वही आपका टोटल आ गया इन दोनों के बीच में। अब पढ़ते हैं अनादर्श विलयन के नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पढ़ते हैं अनादर्श विलयन को, इसको हम रफ करते हैं, अब हेडिंग डालते हैं अनादर्श विलयन के। तो अब दोस्तों देखते हैं आदर्श विलयन। आदर्श विलयन के बारे में जान लिया है कि जो राउल्ट के नियम की बात माने। अब पढ़ेंगे अनादर्श विलयन के बारे में। ये क्या चीज होती है अनादर्श विलयन? मतलब वे विलयन जो राउल्ट के नियम का बात ही नहीं मानते। मतलब अगर राउल्ट का नियम बोल रहा है तुम यहीं पे रहो, तो अनादर्श विलयन क्या करते हैं? नहीं मैं जा रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से, नहीं मैं बैठा हूँ, तुम इसको बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा दो, नहीं मैं कम करूंगा। मतलब जिसके अपोजिट चलते हैं, मतलब कोई बात ही नहीं मानते हैं, है ना। तो वह विलयन जो सभी ताप और दाब पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उसी को बोलते हैं अनादर्श विलयन, आई मीन्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जब किसी की बात ही नहीं मानते हैं, कोई इसका एक ग्राफ, मतलब इसका कोई कंडीशन ही नहीं है, इसका एक निश्चित कोई चीज ही नहीं है। हम लोग ग्राफ किस चीज पे बनाते हैं? जब कोई एक निश्चित चीज होती है। अगर मुझे पॉइंट दिया है G5 और 7 के बीच में ग्राफ बनाओ, तो मैं ग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि एक निश्चित चीज है 5 और 7। इसकी कोई निश्चित चीज ही नहीं होती है, ना तो एंथैल्पी निश्चित होती है, ना वॉल्यूम पॉइंट निश्चित होता है, ना ऊष्माक्षेपी पता होता है, कुछ नहीं पता होता है इसके बारे में। तो इसके बीच का ग्राफ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। जो राउल्ट के नियम का पालन करते थे तो मैंने उन्हें बताया था ये चीज ऐसी होती है, ये चीज ऐसी होती है, यहाँ पे अगर ये चीज बढ़ेगी तो इसका चीज घटेगी, ये चीज घटेगी तो ये चीज बढ़ेगी, है ना। तो मतलब बताया था, उसका एक कॉन्स्टेंट था। तो अब जब ये बात नहीं मानते हैं तो इनके बीच बनाया गया ग्राफ बहुत ही इम्पॉसिबल होगा।
जब इम्पॉसिबल होगा तो इनके बीच में ग्राफ नहीं बनेगा, लेकिन बनता है ग्राफ। कब बनेगा? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले आदर्श विलयन, सॉरी अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक प्रदर्शित करने वाले धनात्मक। ठीक है, अब क्या करेंगे? वे विलयन जो सभी ताप और दाब पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हीं को बोलते हैं अनादर्श विलयन। तो दोस्तों इसके बीच ग्राफ बनाना इम्पॉसिबल है, ग्राफ नहीं बनता है। क्यों नहीं बनेगा? कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई निश्चित ही नहीं है, लेकिन बनेगा ग्राफ। कब बनेगा? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन इनके बीच बनेगा और ऋणात्मक प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के बीच बनेगा। तो वही चीज, इनके दो पार्ट होते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के बारे में। जो ये दो पार्ट है इसके बारे में हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे। और भी चीजें पढ़ेंगे, पराशर दाब के बारे में पढ़ेंगे। पराशर दाब क्या होता है? ऑस्मोटिस होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, और भी जितने फ्लो वगैरह उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई तो जल्दी से जाओ इस वीडियो को लाइक करो। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आने वाली अगली वीडियो मेरी आपके बहुत ही जल्द तक आ सके। चलते हैं दोस्तों, बाय।